सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में हमने भेजा है। कल से अपना टॉपिक पित्त के गुणों के ऊपर से है। पित्त के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं और पित्त के गुण क्या क्या हैं, तो पहले दिन के ही क्लास में मैंने बताया था। पित्त का जो गुण है, इसका प्रथम गुण है स्निग्ध। ये थोड़ा स्निग्ध है, अल्प स्निग्ध है, इसलिए इसे हमने नाम दिया है कुछ स्निग्ध, सास्नेह यानी कि कुछ स्निग्ध, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था विस्तार से। दूसरा गुण है तीक्ष्ण गुण। ये थोड़ा एक्टिव है, तेज है, तीखा है इसे, तो इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा। और आज का जो टॉपिक रहेगा उष्ण गुण से रहेगा, यानी कि पित्त का एक गुण है उष्ण गुण, और लघु गुण और विशद गुण। ये तीन गुण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है आप सभी को भेज ही दिया है, तो हम जो है क्रम से पढ़ते हैं। पित्तम सास्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, यानी कि पहले हमने देखा स्निग्ध गुण, तीक्ष्ण गुण, और आज पढ़ेंगे उष्ण गुण, लघु गुण और विश्र यानी विशद गुण, है ना। विशद गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है यहाँ से है पित्त का तीसरा गुण उष्ण गुण। इसके बारे में पढ़िए जी। उष्ण गुण क्या है, क्या मतलब इसका होता है। हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं। पित्त का तीसरा गुण उष्ण गुण। उष्ण का मतलब गर्म होता है। जब शरीर में उष्ण गुण बढ़ेगा तो शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। इससे शरीर में अधिक प्यास लगना, अधिक पसीना आना, जल्दी गुस्सा या क्रोध आना, तनाव में रहना, चक्कर आना और मूर्छा होना, ये सब पित्त के उष्ण गुण बढ़ने से होता है। शरीर में बार बार जल्दी जल्दी ज्वर बनेगा। जब शरीर में उष्ण गुण बढ़ता है तो शुक्र धातु का नाश करता है। रक्त धातु को दूषित करता है। ओज ब्रैकेट में चेहरे की चमक और बल को घटाता है। केश यानी बालों को पकाता है। हाँ जी, तो ये उष्ण गुण क्या कर रहा है। इससे पहले हमने दो गुण के बारे में पढ़ा था। पहला गुण है स्निग्ध गुण, जो बहुत ही अच्छा गुण है ना। पित्त का पहला गुण क्या है, सास्नेह गुण। ये शरीर को कोमल बना रहा था। और सुश्रुत ऋषि कहते हैं कि स्नेह गुण जो है, और पित्त का स्नेह गुण और कफ का स्नेह गुण, दोनों में अंतर बतला दिया था मैंने कि कफ का जो स्नेह गुण है ना, कफ का स्नेह गुण में क्या है, थोड़ा वहाँ पे ये मृदु पाकी है, और पित्त का स्नेह गुण खर पाकी है। तो सबसे अच्छा हुआ पित्त का स्नेह गुण। तो पित्त का स्नेह गुण जीवन का मुख्य आधार है। यह शरीर में शुक्र, बल, ओज, तेज को बढ़ाने वाला है। तो शुक्र धातु के बारे में बताया था कल। और ये जो है पित्त के पहला गुण स्नेह गुण से बताया था। फिर दूसरा गुण बताया था तीक्ष्ण गुण, कि ये गुण जब बढ़ जाता है शरीर में तो आपके धातु नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जलन होता है, जल जाता है, तीक्ष्णता के कारण जल जाता है, और मासिक धर्म पहले या फिर ज़्यादा, है ना। इस प्रकार से पित्त के तीक्ष्ण गुण बढ़ने के कारण होता है। फिर रक्त पित्त हो जाता है। रक्त शरीर के किसी भी हिस्से से, है ना, अंग से खून निकलता है और बार बार जो है ज्वर बनता है। इसी प्रकार से पित्त का तीसरा गुण उष्ण गुण है। तो उष्ण गुण बढ़ेगा तो तीक्ष्ण गुण भी बढ़ जाता है ना। उष्णता के कारण तीक्ष्णता आती है, यानी कि जिसमें उष्णता है उसमें स्वाभाविक रूप से तीक्ष्णता रहेगी, तेज रहेगा। इस कारण से उष्ण यानी कि आग को, अग्नि को
तेज महाभूत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तेज महाभूत, है ना। तो कई बार हमने अपने टॉपिक में बताया है ना, कहीं कहीं लिखा रहेगा तेज। तेज महाभूत क्या है? तो अग्नि है। अग्नि यानी कि उष्ण। तो जो उष्ण होता है वो तीक्ष्ण भी होता है ना, तीक्ष्ण होता है। तो उष्णता के कारण जो है तीक्ष्णता बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उष्णता और तीक्ष्णता की चिकित्सा एक जैसा होगा, है ना। इससे क्या हो रहा है? उष्णता हो करके क्या हो रहा है? उष्णता होगी तो तीक्ष्णता आएगी, और उष्णता के कारण भी रोग हो रहे हैं। और तीक्ष्णता यानी कि तीखापन आ गया किसी में, तेज एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण भी समस्या हो जाती है। तो उष्णता के कारण क्या है? शरीर में अधिक प्यास लगेगा, अधिक पसीना आएगा, प्यास अधिक लगेगा, पसीना अधिक आएगा, जल्दी गुस्सा आएगा या क्रोध आएगा, जल्दी आएगा, तनाव में रहेगा, चक्कर आएगा और मूर्छा, बेहोशी। इस प्रकार से पित्त के उष्ण गुण बढ़ने से हो जाता है। और ज्वर तो बन ही रहा है उष्णता और तीक्ष्णता के कारण। जब शरीर में उष्ण गुण बढ़ेगा तो शुक्र धातु का नाश करेगा, क्योंकि जितने भी धातु है, केवल शुक्र धातु का नहीं बल्कि रस धातु का, रक्त धातु का। देखिए पहले भी हमने कल के क्लास में बताया था कि शरीर में तीक्ष्ण गुण बढ़ने पर क्या है कि सभी धातु जो है जल जाते हैं, है ना, जल जाते हैं, यानी कि ये जो है नष्ट हो जाते हैं। तो तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण क्या करता है कि जितने भी धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये सभी क्या है कि क्षीण हो जाते हैं, है ना, अधिक खरपाकी होने से। जैसे मैंने बताया था कल उदाहरण देकर कि आप भोजन बना रहे हैं, यदि मंद अग्नि रहेगी तो नहीं पकेगा, अगर तीक्ष्ण अग्नि रहेगी, उष्ण अग्नि रहेगी, तेज अग्नि रहेगी तो जल भुन जाएगा, तभी पे कुछ नहीं बनेगा, तभी पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि खत्म हो गया। तो पित्त का जो तीसरा गुण है उष्ण गुण, तो उष्ण गुण के कारण सभी धातु नष्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से आया है शुक्र धातु का नाश हो जाता है, रक्त धातु दूषित हो जाता है, और बताया था खून की कमी हो जाता है ना। उष्ण गुण के कारण खून की कमी हो जाता है, क्योंकि ये अधिक रक्त धातु अधिक जो है उष्ण हो जाने के कारण जल जाता है। फिर आया है वो चेहरे की चमक घट जाता है, और केस यानी कि बालों को पकाता है। तो आपने सुना होगा बहुतों को कहते हुए कि हमारे ना बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई है शरीर में, है ना, खास करके कहते हैं हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस कारण से हमारा केस पक गया, बाल पक गया। और सच में क्या है कि शरीर में उष्णता के कारण ही बाल पकते हैं। केस पकने का कारण क्या है? तो कई कारण हैं। केस पक रहे हैं, सबसे ज़्यादा केमिकल यानी कि साबुन, शैम्पू ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जिसके कारण जो है बाल पक रहे हैं। हमने शिविर लगाया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट आया जो कहा कि हमारा बालों का कुछ हो सकता है। गुरुजी आवाज कट जाती है। हाँ जी, आवाज आ रही है क्लियर? देखना आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कट, अभी ठीक है जी, अभी ठीक है, चल रहा। तो शिविर में ऐसा पूछा गया कि भाई जी हमारे बालों का कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा पक गए हैं। उम्र लगभग 35 था। तो मैंने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, आप हमारा तेल इस्तेमाल करिए, है ना। देखिए हमारा उद्देश्य केवल बेचना नहीं था, हमने कहा कि हमारा तेल ये तेल ले लो या फिर ये सब उपाय करिए, आपका बाल झड़ना भी बंद होगा, और जो पक गए हैं वो रुक जाएंगे, जो पक रहे हैं वो रुक जाएंगे, और आपको आहार विहार इस प्रकार से करना है। मैंने इसको बताया, तब उसने कहा कि नहीं, हम तो एक जड़ी बूटी जानते हैं जिससे क्या है कि बाल काला हो जाएंगे। मैं जब मतलब हमने बताया कि ये तेल ले लो, फिर वो गया मतलब स्टॉल पे और पूछा कि कितने का तेल है ये, तब उसने अपना बताया कीमत अपने तेल का। तब क्या है कि उसने मना कर दिया कि इससे बढ़िया तो हम एक जड़ी बूटी जानते हैं जिससे बाल काले भी होते हैं और झड़ना भी बंद हो जाता है। तो हमारे जो टीम के मतलब क्या शिविर में गए हुआ था, तो उसने पूछा, ये उत्सुकतापूर्वक पूछा कौन सी जड़ी बूटी ऐसी है जो क्या है कि बालों को काला कर देगा और बालों को जो है झड़ना रोक देगा। तब कहा कि नहीं हम नहीं बताएंगे। तो फिर पूछने पे बताया कि एक भांगरा नाम के एक औषधि होता है, भांगरा नाम के, यही बताया था ना। तो भांगरा नाम की एक कोई औषधि है जिसके रस लगाने से बाल काले हो जाते हैं और झड़ना बंद हो जाते हैं और लंबे भी होते हैं, ऐसा उसने बताया। तो उसने प्रयोग कर रखा था, लेकिन क्या है कि फ़िलहाल उसकी समस्या चल रही थी, तो सोचा कि कोई ईजी तरीका हो सकता है। तो देखिए भृंगराज इसको कहते हैं जी, और आपने बहुत सारे तेल इस्तेमाल किया होगा भृंगराज तेल, लेकिन तेल में फ़ायदा नहीं है जी। क्यों नहीं फ़ायदा है?
क्योंकि आज तो क्या है कि युद्ध चल रहा है तेल के नाम पे, है ना। आदिवासी, खास करके आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे युद्ध चल रहा है ना। जैसे लग रहा है कि अगला विश्व युद्ध जो है इसी के ऊपर होगा, है ना, कि हमारा असली है, हमारा असली है। लेकिन असली किसका है मैं आपको बताता हूँ। असली उसका है जो सही आयुर्वेदिक तरीके से बनाता है जी। तो तरीका क्या है, जैसे कोई आपको जड़ी बूटी है, कितनों भी अच्छा है, जटामांसी है, ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, भृंगराज है, आंवला है, बहेड़ा है, कुछ भी है, और ये सब जड़ी बूटी ताजी है चाहे मतलब सूखी है, ये जकुटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है, फर्क तब पड़ेगा जब आप जड़ी बूटी को सीधा तेल में डाल देंगे, तब फर्क पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी तेल में सोल्यूबल नहीं है जी, घुलनशील नहीं है। कहिए कि आपने कैसे पता किया, तो मैंने पता किया जी, है ना। चरक संहिता में लिखा हुआ था कि कोई भी जड़ी बूटी तेल में सोल्यूबल नहीं है। तब कहिएगा कि भाई जी ये सब तेल जो बनता है बालों में लगाने वाला, जो घुटनों पे लगाने वाला दर्दनाशक तेल, ये तो हमें मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी जो है तेल में सोल्यूबल नहीं है। तो ये एक्सट्रैक्ट होने से पावर कैसे आ रहा है। तो चरक ऋषि ने बोला है कि तेल में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन पानी में तो सोल्यूबल है, पानी में सोल्यूबल है जी। तो क्या करें, सबसे पहले कहते हैं चरक ऋषि कि सारी जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार करो, और वो काढ़ा तैयार करने के बाद छानो, इसके बाद उस तेल में डाल दो और इसके मंद आंच पे पकाओ, और आपका तेल सिद्ध हो जाएगा। तब वो जड़ी बूटी जो है तेल लाभ करेगा। चाहे दर्दनाशक तेल हो, चाहे केश वर्धक हो, चाहे गंजानाशक, कुछ भी तेल हो, वो आपका तेल लाभ करेगा। ठीक है जी। तो किसी से कोई भी तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का तेल बनाता है, जड़ी बूटी लाता है ताजी ताजी और सीधा जो है तेल में डाल देता है और पका देता है, कहता है कि हमारे 101 जड़ी बूटी वाली है, 1008 जड़ी बूटी वाली है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जड़ी बूटी जो है तेल में सोल्यूबल नहीं है जी। जड़ी बूटी क्या है, पानी में सोल्यूबल है, और सबसे ज़्यादा सोल्यूबल किस में है, तो एल्कोहल में है जी। हमारे पास क्या है कि आते रहते हैं अलग अलग कंपनियों का, एलोपैथिक कंपनियों वाला भी हमारा आते रहते हैं। तो हमसे पूछने लगे कि आप कैसे अर्क बनाते हैं। मैंने कहा कि हम अर्क बनाते हैं, हम आपकी दवाई नहीं खरीदेंगे। उसने पूछा कैसे अर्क बनाते हैं। मैंने कहा कि हमारा तो पानी या फिर गौमूत्र में वात या पित्त कफ के अनुसार हम जड़ी बूटी लेते हैं और अर्क बनाते हैं। उसने कहा कि पानी में जो है जड़ी बूटी घुलनशील नहीं है। उसने ऐसा कहा, ऐसा भी नहीं कहा कि पानी में जड़ी बूटी का जो अर्क सही ढंग से नहीं निकलता है, मैं पूरा नहीं निकलता है। तो उसने कहा कि हमारी कंपनियां जो है एल्कोहल में जड़ी बूटी को भिगोता है, इसके बाद पूरा एक्सट्रैक्ट निकालता है। तो मेरे दिमाग में भी आया कि सारा जड़ी बूटी जो है सच में एल्कोहल में सबसे ज़्यादा पावर छोड़ता है। इस कारण से सारा होम्योपैथी दवाई एल्कोहल में बनता है। सही है कि नहीं है। कितने लोग जो होम्योपैथी इस्तेमाल करते हैं जी अपने क्लास में। कोई इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी प्रैक्टिस में। तो उसने कहा एलोपैथी कंपनी वाला, हाँ जी, कि हमारी कंपनी जो है तो वैसे एलोपैथी, पर हमारी कंपनी 3 औषधि बनाती है, मेडिसिन बनाती है लीवर के लिए, और भी कुछ कुछ था उसके पास। तो कहा कि आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारी कंपनी पहले जड़ी बूटियों को एल्कोहल में भिगो करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालती है, फिर जो है सिरप के रूप देता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा, हम तुम्हारे मेडिसिन तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम तो इस्तेमाल नहीं करते हैं ज़्यादातर दूसरे कंपनियों का। लेकिन क्या है, बहुत अच्छा सीख दे गया, मतलब बता दिया कि जड़ी बूटी जो है सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है आपके एल्कोहल में जी। तो क्या करें, जितने भी कंपनियां हैं, जैसे हिमालय हो गया, हिमालय जानते होंगे सभी लोग, और भी जितने भी कंपनी जो सिरप बनाती है, लीवर टॉनिक बनाती है ना, या फिर आपने सुना होगा नीरी नाम के कोई एक होता है, Li52 नाम के कोई औषधि होता है। इस प्रकार से मेडिसिन है पेटेंट, ये सब क्या करता है, जड़ी बूटियों को लेता है, इसके बाद एल्कोहल में भिगोता है, और इसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकालता है, फिर सिरप बेस में मिलाता है। इस प्रकार से थोड़ी सी डोज देता है और उसका अधिक लाभ मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, आधा गिलास जो है काढ़ा पिलाते हैं जी। सही बात है कि नहीं है ना। भूमि आंवला पिला रहे हैं, मकोई, पुनर्नवा, ये सब आधा गिलास पिलाते हैं, फिर भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो है जड़ी बूटी पानी में मिलता है, पानी में काढ़ा बना के, तो पानी में उसका एक्सट्रैक्ट कम निकलता है, एल्कोहल में ज़्यादा निकलता है जी। क्योंकि एल्कोहल क्या है जी, कल बताया था मैंने, एल्कोहल का 10 गुण है जी। क्या है, तीक्ष्ण गुण है,
उष्ण गुण है, और सबसे बड़ी बात है ये सूक्ष्म गुण है। ये क्या करता है, जड़ी बूटी के एक एक पार्ट में घुस जाता है, मतलब सूक्ष्म है। चूंकि अल्कोहल क्या है, सूक्ष्म है, इस कारण से जड़ी बूटी के जो अंश है, मतलब जड़ी बूटी में सूक्ष्म से सूक्ष्म वहाँ तक पहुँच जाता है, और ये वायवाही है, विकासी भी है। इस प्रकार से अल्कोहल के कुछ गुण हैं। अपने गुणों के कारण अल्कोहल में जड़ी बूटी सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है, इसके बाद पानी में है और तेल में नहीं है जी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से तेल में घुलनशील नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता यदि आपको ये जानकारी रहेगी। तो कोई क्या करेगा कि जड़ी बूटी लेगा और आपको जो है तेल में उबाल के छान के देगा दर्दनाशक तेल के नाम पे या फिर केशनाशक, तो ये लाभदायक नहीं होगा। देखिए 1% लाभ करेगा तो क्या लाभ मानेंगे, 10% लाभ करेगा या फिर कहिए कि ये शास्त्रोक्त नहीं है तो क्या इसे हम मेडिसिन कहेंगे। तो मेडिसिन औषधि कौन सी है, जो क्या है कि तरीका से बनाया गया है, जो शास्त्रों के तरीका से बनाया गया है जी। तो हमने भी क्या है कि दर्दनाशक तेल बनाया है, फिर गंजानाशक तेल बनाया है, फिर केश वर्धक तेल बनाया है, और केश रक्षक तेल बनाया है। केश रक्षक में क्या होगा कि बालों को झड़ने से रोकेगा जी। आप 10 दिन लगाइए और आप सभी को बताया जाएगा, चिंता मत करिए। ऐसा नहीं कि हमने पेटेंट बना लिया है आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी बनाया है शास्त्रों को समझ के बनाया है, तरीके से बनाया है ताकि लाभ करे अधिक, है ना। तो इस प्रकार से लाभ करता ही करता है। तो क्या है कि जो औषधि होती है तरीके से बनाने पे बहुत लाभ करता है। अगर गलत विधि रहेगा तो केवल क्या है कि आपकी औषधियाँ दे सकते हैं, लाभ नहीं करेगा। तो ये सब जो है आज का टॉपिक क्या था, उष्ण गुण, और कल का टॉपिक था तीक्ष्ण गुण। तो तीक्ष्ण गुण से समझना है कि तीक्ष्ण गुण से समझना है आपको कि उष्ण गुण बढ़ने पे तीक्ष्ण गुण बढ़ जाता है, और क्या होता है जी, केश को पकाता है, यानी कि बालों को पकाता है। तो बालों को पका रहा है, कौन पका रहा है ये समझ लेना है आपको जी। तो बालों को पकाने के लिए जिम्मेवार है आपका उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण। तो किसी को भी शरीर में उष्णता होगी, तीक्ष्णता होगी, जैसे उष्णता तीक्ष्णता का क्या लक्षण है, तो अगर मान लीजिए हाल फिलहाल में किसी को पीलिया होगा, हेपेटाइटिस हुआ होगा, पीलिया हुआ होगा, तो उसका निश्चित रूप से 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्या है कि उसका बाल पक जाएंगे जी। ठीक है, बाल पक जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे के बाल पके हैं क्योंकि ऐसा आहार करते हैं, उष्णता तीक्ष्णता से भरी क्या है कि अंग्रेजी दवाई भी खा रहे हैं। ज्वर आ रहा है तो उसको दबा रहे हैं, और ज्वर आने के बाद जो दबाता है उसका बाल पक जाता है जी, उसका उम्र घट जाता है जी। इसलिए ज्वर को बताया गया है कि ये आपके उम्र को घटाने वाला है। इसलिए जब भी ज्वर आए, बुखार आए, तो ज्वर आने के बाद उसको धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। इसके बाद पंचकर्म करनी चाहिए, पंचकर्म करनी चाहिए जी। किसी को भी ज्वर आया है तो एक बार विरेचन जरूर करा लेनी चाहिए। चाहे देखिए विरेचन मतलब पंचकर्म मतलब 3 चीज़ें आपको याद रखना है, एक हीन, एक मध्यम, एक उत्तम। यदि मान लीजिए कि आपके पास समय है, बजट है, तो आप उत्तम विरेचन कराइए, उत्तम पंचकर्मा करवाइए। और यदि आपको समय कम है, बजट कम है, मध्यम करवाइए, या फिर बिल्कुल समय नहीं है। देखिए समय का भी होता है ना कि समय हमारे पास नहीं है ना, तो कैसे कराएं पंचकर्म। तो देखिए हीन विरेचन करवाइए, लेकिन करवाइए, इससे शरीर की शुद्धि होता है। तो हीन विरेचन नॉर्मल है जी, कोई भी कर सकता है, अपने घर पे भी कर सकता है। आप लोग सीख रहे हैं अष्टांग हृदयम, तो आप लोग निश्चित रूप से सीख करके, है ना, आप ज्वर की चिकित्सा भी कर पाएंगे, और ज्वर आने के बाद जो है हीन विरेचन भी कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल विरेचन भी कर सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि भाई जी क्या है कि हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है। उसने खुद बता दिया कि हमारा जो हड्डी का बुखार है ठीक होगा। मैंने कहा कि देखो जी, बिगड़े हुए बुखार का इलाज करने में मैं माहिर हूँ, हम कर देंगे आपके इलाज, है ना। आपका 10 से 15 दिन लगेगा, आपका इलाज हो जाएगा, आप हमारे औषधि सेवन करिए। उसने लक्षण भी बता दिया कि पहले हमको 2 साल पहले बुखार लगा था, और इसके बाद जो है अब जो है बुखार जो है महीना तो 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में आते रहता है, और जब आता है एक बार तो हमें 2-2 दिन छोड़ कर आता है
है ना, इस प्रकार से। और बात के काल में आता है, यानी कि 2 से 6 के बीच में आता है, यानी कि इस प्रकार से बताया लक्षण। मैं समझ गया कि उसकी जो है हड्डी का बुखार है। अब पूरे शरीर में दर्द कर रहा है तो निश्चित रूप से हड्डी का ही बुखार है। इसको अस्थिगत ज्वर कहते हैं, है ना जी, अस्थिगत ज्वर कहते हैं इसे। आयुर्वेद की भाषा में, वेदों में, आयुर्वेद में उसे चतुर्थक ज्वर कहा गया है, यानी कि 2 दिन छोड़ के आएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से ज्वर आया तो मैंने उसको अपना मेडिसिन दिया, तो और बाकी क्या है कि परहेज बताया, आज ही दिया है, तो ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इसका इलाज इसी प्रकार से क्या है कि गलत तरीके से होता रहेगा तो फिर क्या है, अस्थिगत ज्वर क्या है कि इसको लंबे समय में, साल 2 साल तक, इसके इम्यूनिटी के अनुसार 3 साल में, 4 साल में क्या होगा, गठिया हो जाएगा, है ना, उसको जो है संधि बात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रोग चलते हैं। तो बीमारी कहाँ से शुरू हुआ था? बीमारी उसके ज्वर से शुरू हुआ और हो क्या गया 2 साल में? 2 साल में पहले तो बिगड़ गया बुखार, इसके बाद गठिया हो गया जी, और आगे चलकर जब गठिया की दवाई खाएगा तो किडनी फेल हो जाएगा जी, है ना, आगे चल करके और भी बहुत सारे समस्या हो जाएगा। तो समस्या कहाँ है? समस्या केवल यहीं पे है, ज्वर में है, कि ज्वर ही है जिसका इलाज सही ढंग से ना होने पे बुखार बिगड़ जाता है और आपके धातुओं में चला जाता है, रस धातु में जाएगा तो रसगत ज्वर उत्पन्न करेगा, रसगत ज्वर उत्पन्न करेगा और रसगत व्याधियां उत्पन्न करेगा। रक्त धातु में जाएगा तो रक्तगत ज्वर उत्पन्न करेगा और आपके रक्तगत बीमारियां उत्पन्न करेगा। रक्तगत कितनी बीमारियां हैं देखिए, रक्त में उष्णता आ जाएगी, तीक्ष्णता आ जाएगी, तो रक्त जो है अशुद्ध हो जाएगा, खास खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस हो जाएगा। तो रक्त की अनेक बीमारियां हैं। फिर मांस धातु में चले जाएगी, अस्थि मेद धातु में चले जाएगी, अस्थि मज्जा धातु में चले जाएगी, शुक्र धातु में चले जाएगी ज्वर, और वहाँ पे अनेक मतलब रस से लेकर के शुक्र धातु पर्यंत बहुत सारे बीमारियां, तमाम बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे प्रमुख है ज्वर। ज्वर की चिकित्सा करना सीखना है, तो आगे मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको घर में पहले से ही, ज्वर आने से पहले से ही आपको औषधि मंगा करके रखनी है, बना करके रखनी है जी। तो इसमें हम 3 से 4 प्रमुख औषधियाँ हैं ज्वर की, बस वही रखना है। इसी में सभी प्रकार के ज्वर और सभी प्रकार के लोगों के लिए हो जाएगा, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों के लिए जो है औषधियाँ हो जाएगा। इसमें से मुख्य रूप से महासुदर्शन काढ़ा है और सड़ंग पानी है, पित्त पापड़ा है, मुश्ता है, अमृतोत्तर कषाय है, बासा गुलूची आदि कषाय है। अब इतना सरल भाषा में बता देता हूँ। अड़ूसा, बासा जिसको कहते हैं, तो बासा होनी चाहिए, और एक पित्त पापड़ा, मुश्ता होनी चाहिए, और एक पित्त पापड़ा नाम की औषधि होती है, जड़ी बूटी है ये सब। तो पित्त मुश्ता जिसके नागर मोथा कहते हैं ये होनी चाहिए, पित्त पापड़ा यानी कि क्या है कि इसको परपट कहते हैं, ये होनी चाहिए, और बासा होनी चाहिए, और गुड़बेल तो है ही जिसे गिलोय कहते हैं, गिलोय होनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ औषधियाँ हैं। कालमेघ होनी चाहिए, चिरायता जिसे कहते हैं, तो ये सब औषधियाँ होनी चाहिए, और इसका कुछ कम्बिनेशन तैयार होनी चाहिए। तो जो क्या है कि इस प्रकार से औषधियाँ रखेंगे और जैसे ही ज्वर आएगा इसका सेवन शुरू करेंगे विधिवत, इसके बाद ज्वर से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने पे एक हल्का सा विरेचक औषधि लेना है या विरेचन करना है, लघु विरेचन कह सकते हैं इसे, विरेचन करना है। इसके बाद आपको स्वस्थ रहना है, मतलब स्वस्थ आप हो जाएंगे। आगे चल करके कोई भी लंबी बीमारियां, बड़ी बीमारियां नहीं होगी। तो इस प्रकार से चिकित्सा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या है कि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आया है टॉपिक पित्त के उष्ण गुण। तो ज्वर क्या है जी? पित्त का उष्ण गुण के कारण ही तो होता है ज्वर, मतलब कहीं ना कहीं पित्त दोष है तभी तो ज्वर हुआ है। तो इस कारण से क्या है कि हम यहाँ पे ज्वर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ज्वर को समझा रहा हूँ थोड़ा, और इसका महत्व भी बता रहा हूँ ना। जब तक किसी भी औषधि का या फिर बीमारी का महत्व नहीं समझेंगे तब तक आप इसका इलाज नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, है ना। तो देखिए पित्त का उष्ण गुण के कारण आपको रक्त धातु दूषित हो रहा है, रक्त धातु दूषित हो रहा है और इसके बाद बल को घटा रहा है, चेहरे की चमक घटा रहा है और बालों को पका रहा है। तो हम बालों के लिए क्या क्या करते हैं जी? केवल तेल लगाते हैं, लेकिन अंदर जो उष्णता है उसके ऊपर कोई ध्यान करते हैं? नहीं करते हैं। अंदर जो उष्णता है, तीक्ष्णता है, यानी कि अंदर जो गर्मी बढ़नी है
आपके अंगों में। और कैसे बनी है? तो ज्वर से बनी है। आपको कभी ज्वर आया था और आपने उसे अंग्रेजी दवाई लेकर के दबाया, ठीक है जी, उसे अंग्रेजी दवाई लेकर के दबाने का कार्य किया, इस कारण से जो है आपको अंदर जो है उष्णता आई है, ठीक है, ये कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं। और केस पकने का बालों के लिए ऐसा बताया कि केमिकल है ना, तो चलिए केमिकल तो ठीक है, अगर क्या है कि केमिकल हम बंद कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए तो कर सकते हैं, बेसन से, दही से, मिट्टी से, इस प्रकार से बालों को धो सकते हैं। तो बालों को काला करने के लिए, बालों की समस्या से निपटने के लिए आपको तो पहले पित्त के उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण की चिकित्सा करना पड़ेगा। तो क्या है चिकित्सा, ये पढ़िए। पढ़िए जी मंगल जी। कोई भी साथी पढ़िए। पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण की चिकित्सा। जब शरीर में उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हो तो मधुर यानी मीठे लीक और कसाय रस का सेवन कराएंगे और ओज बढ़ाने वाला घृत और दूध पान का सेवन कराएंगे। इसमें स्नेहन, हल्का स्वेदन और विरेचन चिकित्सा देंगे। विरेचन यानी दस्त लगाकर उष्णता, तीक्ष्णता को कम करेंगे। कटु, अम्ल और लवण इन रसों का सेवन नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को यानी जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उन सबको दही, कुल्थी की दाल, सरसों का तेल का सेवन ना करें। ज्यादा क्रोध और द्वेष भाव नहीं रखना है, इसे भी पित्त बढ़ाता है। विदाह कारक जैसे अधिक कर, तीखा, मिर्च वाला, जिसे खाने के बाद आंख नाक से पानी निकालने वाला आहार का सेवन ना करें, उसे पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ता है। हाँ जी, ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पे उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण की चिकित्सा लिख दिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब शरीर में उष्णता बढ़ेगी तो तीक्ष्णता बढ़ती है, क्योंकि उष्ण क्या होता है, साक्षात तेज होता है, तीक्ष्ण होता ही है। तो जब शरीर में उष्ण गुण बढ़ेगा यानी कि तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा तो मधुर रस का सेवन करने चाहिए। मीठे और तिक्त, मीठा तो समझ गए, मिश्री जैसा, ठीक है जी, मिश्री और भी जितने भी मधुर रस का जो फल है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो मधुर रस का सेवन करने चाहिए। तिक्त यानी कि जो नीम जैसी तिक्त है, नीम जैसी औषधि का सेवन करने चाहिए। और कसाय क्या है, जैसे कोई भी गिलोय क्या है, कसाय ही होता है, और वैसे तिक्त भी होता है ना, और कसाय भी होता है, ये कसाय में आता है। तो बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो तिक्त भी है, कसाय भी है ना। तो जैसे बासा हो गया, बासा क्या है, कसाय है, अडूसा जिसे कहते हैं, तिक्त भी है, कसाय भी है। तो लगभग तिक्त और कसाय औषधियाँ ठंडी होती है और मीठी औषधियाँ भी ठंडी होती है, ठीक है जी। तो तिक्त और कसाय रस का सेवन करेंगे और ओज बढ़ाने वाला घी, यानी कि घी की बात कर रहे हैं, और दूध की बात कर रहे हैं। घी क्या है, मधुर है, दूध क्या है, मधुर है। तो जो मधुर है दूध और घी, इसका सेवन करेंगे। जो तासीर में ठंडी है, कल मैंने बताया था ना, दूध का गुण क्या है जी, शीत है, और एल्कोहल का गुण क्या है जी, उष्ण है। तो हम उष्ण का सेवन करेंगे, यानी कि एल्कोहल का सेवन करेंगे तो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ेगा, और जब हम दूध का सेवन करेंगे तो उष्णता तीक्ष्णता नष्ट होगा। इसमें स्नेहन करवाएंगे, है ना, घी वगैरह सेवन करवाएंगे और हल्का स्वेदन करेंगे, यानी कि अभ्यंग करके स्वेदन करेंगे, और विरेचन चिकित्सा देंगे, क्योंकि पित्त के लिए बताया गया है विरेचन, है ना, बात के लिए बस्ती चिकित्सा। तो पित्त के लिए विरेचन यानी कि लूज मोशन, ठीक है जी। लेकिन कैसा लूज मोशन, क्या हम मार्केट से कोई दस्तावर औषधि लाएंगे और खा लेंगे, हो गया विरेचन? नहीं,
विधि पूर्वक विरेचन करेंगे। तो विधि पूर्वक विरेचन क्या है जी? पहले 5 दिन से लेकर के 7 दिन घी पीना है ना। वो अपने से नहीं पीना है, अपने चिकित्सक के देखरेख में या पूछ के पीना है ना। अपने चिकित्सक के देखरेख में पीना है किस प्रकार से घी होनी चाहिए। तो घी पीना है, इसके बाद मालिश और सकाई करवाना है, माने मालिश यानी कि अपने मसाज करवाना है तेल की, और इसके बाद स्टीम थेरेपी लेना है 4 बार, और इसके बाद लूज मोशन करना है। तब होगा विधि पूर्वक विरेचन। विरेचन यानी दस्त लगा करके आपके शरीर के जो उष्णता है, तीक्ष्णता है, उसको कम करेंगे। कटु और अम्ल और लवण रसों का सेवन नहीं करना है। लवण आया ना, जिसे देखते होंगे जिनको एक्जिमा सोरियासिस होता है ना, इसको हम कह देते हैं कि आपको जो है कटु और खास करके लवण यानी कि नमक कहते हैं कि आपको सेवन नहीं करना है। तो चर्म रोग में नमक नहीं सेवन करवाते हैं। आपने देखा होगा, क्यों नहीं? क्योंकि पहले से ही क्या है, शरीर में रक्त धातु दूषित हो गया है, रक्त में जो है आपका उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है। तो लवण रस क्या है कि सेवन करने से उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, इसलिए मना करते हैं। गर्मी के दिनों में पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को क्या है, दही, कुल्थी का दाल और सरसों का तेल का सेवन नहीं करना चाहिए जी। अब देखिए, कुछ व्यक्ति सालों भर सरसों का तेल का सेवन करते हैं। तो खास करके जिनको एक्जिमा है, सोरियासिस है, या फिर पित्त का उष्ण गुण बढ़ा है, बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, लेकिन सरसों का सेवन करते रहेंगे, सरसों का तेल का सेवन करते रहेंगे, तब कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। और खास करके भागवत ने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या है, गर्मी है, उष्णता है और तीक्ष्णता है, और आप उसी समय उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ाने वाले सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपका पित्त का चिकित्सा कैसे होगा? नहीं होगा। तो आपको समझना होगा, ग्रीष्म ऋतु में आपको 2 तेल का इस्तेमाल करना है। पहला तो नारियल का तेल, चाहे आप भले उत्तर भारत में रहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लोकल तेल इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप मंगा करके सेवन करिए, ठीक है, जहाँ पे होता है। साउथ से मंगाइए, चाहे कहीं से भी मंगाइए। चलिए, नारियल का तेल नहीं मंगाना है। क्या आपके लोकल एरिया में घी नहीं होता है? होता है ना, तो घी का इस्तेमाल करिए। ग्रीष्म ऋतु में 2 ही सने हैं, या तो घी या तो नारियल का तेल। क्यों है? क्योंकि नारियल का तेल भी ठंडी है और घी भी ठंडा है। तो इस कारण से पित्त का उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उष्णता और तीक्ष्णता रहती है, और अगर क्या है कि उष्णता और तीक्ष्णता कारक सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो सरसों का तेल होता है जी गर्म, और उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है, शुक्र धातु को नाश करने वाला होता है। इसलिए सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका पित्त प्रकृति है। तो क्या इस्तेमाल करें? तो घी का सेवन करें। नारियल का सेवन आपको बुरा लगता है, नारियल का तेल का सेवन करना आपको बुरा लगता है कि हम तो लोकल इस्तेमाल करेंगे, तो लोकल घी का इस्तेमाल करिए। तो इस प्रकार से आपको चिकित्सा समझनी है। तो जिनके भी बालों की समस्या है, पित्त के उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण के कारण बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल को कोई भी समस्या है, तो घी का इस्तेमाल करें, नारियल का तेल का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका जो है निश्चित रूप से जो है आहार विहार में सुधार करके आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका जो है सुधार हो जाएगा, आप उन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से पित्त के उष्णता और तीक्ष्णता को कम करने के लिए क्या है कि सरसों का तेल को बंद किया जाता है। तो हमें 2 बार जो है अपने जीवन में पी लिया हुआ था, बहुत बचपन में की बात कर रहे हैं, जब मैं 6-7 साल का था और 12 साल का था। तो मुझे डॉक्टर ने तेल खाना मना किया था जी। तो केवल मतलब तेल खाना मना किया था, तो कई कारण होते होंगे। एक तो क्या है, लीवर खराब है तो बाइल जूस क्या है कम बन पाता है और ताकतवर कम होता है, तो जो भी फैट जाएगा, तेल यानी कि फैट, तो फैट को पाचन के लिए आपका बाइल जूस होना चाहिए। तो बाइल जूस, लीवर खराब है तो बाइल जूस कम बन रहा है, तो कैसे पाचन होगा फैट का? तो नहीं होगा, इस कारण से मना किया। और दूसरा कारण था कि तेल जो होता है, क्या होता है जी, तेल के कारण क्या होता है कि उष्णता और तीक्ष्णता होती है, क्योंकि तेल गर्म होता है। तो कौन सा तेल? क्योंकि प्रायः सभी जो है उत्तर भारत के लोग क्या है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इधर सभी इलाका है ना, लगभग सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर को पता है, सीधा तेल ही बंद कर दो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है,
थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं। क्या है कि पीलिया में घी खा सकते हैं जी, और मेडिकेटेड घी तो खा ही सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सीधा बंद करा दिया जाता है। क्योंकि वैसे उष्णता तीक्ष्णता, क्योंकि जानते हैं कि सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, तो सरसों का तेल यानी कि तेल बिल्कुल बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो है मतलब तेल से रहित जो है भोजन का जो व्यवस्था किया जाता है रोगी के लिए अलग से। तो 2 कारण हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ पे पित्त के उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण की चिकित्सा में आपको सरसों का तेल का सेवन बंद करवाना है अपने रोगियों को। और ज़्यादा क्रोध, क्योंकि क्रोध करने से पित्त बढ़ जाता है, ठीक है जी। द्वेष, है ना, इस प्रकार से द्वेष भावना रखनी चाहिए किसी से, इससे भी है ना क्या है कि पित्त बढ़ जाता है, राग द्वेष आदि से, है ना। विदा कारक जो भी खाना पीना है जैसे मिर्च मसाला, इसे भी बंद कर देनी चाहिए। इससे पित्त के उष्णता और तीक्ष्णता में जो है लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ये है। आप पढ़िए औषधि रूप में क्या दे सकते हैं, ये पढ़िए जी। औषधि चिकित्सा के रूप में शतावरी, कौच, ताल मखाना, आंवला और मुलैठी इत्यादि दे सकते हैं। ये सब द्रव को शोषण करता है, शीतल होने के कारण उष्णता तीक्ष्णता को कम करता है और वजन भी बढ़ाता है। देखिए औषधि चिकित्सा के रूप में हम क्या क्या दे सकते हैं औषधि के रूप में। तो देखिए वैसे तो बहुत सारी औषधियाँ हैं, है ना, लेकिन खाने पीने के दृष्टिकोण से देखें तो शतावरी खा सकते हैं और ताल मखाना खा सकते हैं। आपने सुना होगा मखाना और ताल मखाना, शतावरी भी सुना होगा, और कौंच का बीज भी सुना होगा। जैसे कौंच के बीज को केवांच कहते हैं, या कपी कच्छू भी कहते हैं, करैचा भी कहते हैं। तो इसके बीज का सेवन कर सकते हैं। ये भी तासीर में ठंडी होती है, और लेकिन इसे शुद्ध कर लेनी चाहिए एक बार, है ना। तो शतावरी ये भी क्या है, तासीर में ठंडी है। कौंच का बीज ये भी ठंडी है। ताल मखाना ये भी ठंडी है। आंवला ये भी ठंडी है और मधुर है ना। ये सब जितने भी औषधियाँ हैं, शतावरी क्या है, ठंडी है, मधुर है। कौंच का बीज क्या है, ठंडी है, मधुर है। मखाना, तल मखाना क्या है, ठंडी और मधुर है। आंवला क्या है, आंवला मधुर भी है लेकिन लवण रस नहीं है इसमें, है ना। आंवला में क्या है, अम्ल है। वैसे तो आंवला अम्ल है, लेकिन इसमें मधुर रस भी पाया जाता है। लेकिन आंवला मधुर होते मतलब अम्ल है। वैसे स्वाद में क्या, आंवला खाते तो क्या लगता है जी, अम्ल लगता है। लेकिन हरा आंवला आपने खाया होगा, कच्चा आंवला खाया होगा, लेकिन जो फरवरी महीने में, जनवरी फरवरी महीने में जो आंवला मिलता है, जो पक जाता है, उसे आप खाइए। खाने के बाद थोड़ा सा अम्ल लगेगा, बाद में आपके जीभ पे ही मधुर रस प्राप्त होगा। तो आंवला में बहुत सारा रस है, 5 रस है जी, 4 या 5 होंगे। तो फिर भी आंवला जो है अम्ल रस प्रधान है, लेकिन मधुर रस भी है और तासीर में ठंडा है, इस कारण से देंगे। और मुलेठी क्या है, त्रिदोषामक है, ये स्निग्ध भी है, शीतल भी है। इस कारण से वात का और पित्त का जो है रुक्ष गुण और पित्त का उष्ण गुण को नष्ट करता है मुलेठी। मुलेठी जानते हैं ना सभी लोग। तो देखिए जी, ये सभी जो है क्या है, शीतल होने के कारण उष्णता और तीक्ष्णता को कम करता है और वजन बढ़ाता है। आंवला जो है यहाँ पे अपवाद है। आंवला क्या है, अम्ल है, लेकिन आंवला का जो विपाक है, यानी कि जब पाचन के बाद, है ना, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उसका पाचन होता है, और पाचन के बाद आंवला क्या है, अम्ल से वो मधुर हो जाता है। इस कारण से आंवला जो है मधुर रस प्रधान, ऐसा कह सकते हैं। पाचन में यानी कि विपाक में, जिसे हम पाचन कहते हैं, पचने के बाद मधुर में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से आंवला का सेवन पित्त वालों के लिए हितकर है, वात वालों के लिए भी हितकर है। और आंवला जो है क्या है, आंवला का सेवन करने से वजन भी बढ़ेगा, है ना। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आंवला रसायन है। कैसे रसायन है, क्योंकि आंवला अम्ल होते हुए भी इसका विपाक मधुर है, इस कारण से आंवला रसायन है। आंवला वजन बढ़ाता है। इस कारण से वजन बढ़ाने वाला जितने भी औषधि है जी, जैसे देखिए ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश रसायन, वजन बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। तो वो सब का, ये सभी का मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या है जी, मुख्य घटक क्या है, तो आंवला है। च्यवनप्राश बनता किससे है, तो आंवला से बनता है।
ठीक है जी। च्यवनप्राश किससे बनता है? आंवला से बनता है। तो इस कारण से आंवला जो है वजन बढ़ाता है, क्योंकि विपाक मधुर है जी, पाचन के बाद मधुर है, पहले अम्ल होगा फिर मधुर होगा। तो इस प्रकार से पित्त के उष्ण गुण के चिकित्सा में आपको समझना होगा कि आपको 3 प्रमुख रस का सेवन करना है जी। पहले तो मधुर, यानी कि जो मीठा होगा वो निश्चित रूप से पित्त के उष्ण गुण को कम करेगा। जैसे मिश्री, कौन कौन इस्तेमाल किए हैं मिश्री, है ना। खास करके एक इसमें मिश्री आता है जिसे हम कहते हैं जी ये जो है ताड़ का होता है ना, ताड़ का मिश्री होता है जिसे हम ताड़ मिश्री कहते हैं जी। कौन कौन इस्तेमाल किए हैं अपने चिकित्सा में या फिर अपने पर्सनल यूज में, इसे हम ताड़ मिश्री कहते हैं। मिश्री समझ रहे हैं ना, वैसे तो बाजार में भी आ रहा है, लेकिन ये मिश्री जी केमिकल से बनता है, तो ऐसा मत कहना कि ये मिश्री का सेवन करने से कुछ प्रभाव नहीं मिला। आपको जो है या तो गन्ने का जो शुद्ध जो है किसान द्वारा बनाया गया शुद्ध ऑर्गेनिक आपको मिश्री का इस्तेमाल करना है ना, या फिर आपको ताड़ मिश्री का इस्तेमाल करना है। इसे हम ताल मिश्री भी कहते हैं जी, ताड़ मिश्री या फिर ताल मिश्री। ये खजूर जैसे एक पेड़ होता है, बहुत लंबी होती है, उसका ताड़ से यानी कि उसके रस से बनाया जाता है। गन्ने से तो सभी जानते हैं, और बाकी बाजार में किससे बन रहा है पता नहीं, चीनी को ही घोल करके इस प्रकार से बना दिया देता होगा, तो फिर कैसे लाभ करेगा, क्योंकि चीनी में बहुत प्रकार के केमिकल है जी, है ना। तो चीनी जो है कभी भी, या फिर चीनी तो भी मधुर है, लेकिन चीनी कभी भी जो है आपके पित्त के उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण को कम नहीं करेगा, बल्कि बढ़ा देगा जी, है ना। पित्त के उष्ण गुण को तीक्ष्ण गुण को बढ़ा देगा। इसलिए ये भ्रम में मत रहिएगा कि हर एक मधुर चीज़ जो है पित्त के समन कर देगा। ये आर्टिफिशियल है। शुगर क्या है, ये चीनी क्या है, तो आर्टिफिशियल है। इसलिए देसी खांड या फिर देसी मिश्री या फिर कोई भी फल, ऑर्गेनिक फल, ये सब क्या करेगा, पित्त के उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण को नष्ट करके आपका जो है बाल पकना भी बंद कर देगा, झड़ना भी बंद कर देगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से पित्त के उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण है। अब आगे पढ़ते हैं पित्त का चौथा गुण लघु गुण, ये पढ़िए जी। पित्त का चौथा गुण लघु गुण। लघु का अभिप्राय हल्का होता है। जब पित्त का लघु गुण शरीर में बढ़ता है तो यह शरीर को दुबला पतला करके कमजोर करता है, यानी शरीर को कमजोर बनाता है। यह गुण कफ को घटाता है, वात को बढ़ाता है, मल और बल को घटाकर शरीर को हल्का कर कमजोरी पैदा करता है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि यह जो गुण है पित्त का चौथा गुण के बारे में बताया जा रहा है, लघु गुण। तो थोड़ा सा क्या है कि पिछले क्लास को याद करिए, लघु गुण के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो लघु के बारे में कहाँ पे आया था, लघु गुण केवल पित्त का गुण नहीं है, लघु गुण और भी दोष का गुण है। किसका गुण है जी, आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पित्त का चौथा गुण जो है लघु गुण है, लेकिन लघु गुण जो है और भी कुछ दोष का गुण है। तो किसका है, बात का है जी, सही आपने बताया, बात का है। बात का भी गुण क्या है, लघु गुण है। तो कॉमन हो गया जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो गया। टोटल 20 गुण ही बताऊंगा, लेकिन कुछ गुण क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। जैसे बात में और पित्त में क्या कॉमन हो गया जी, लघु गुण कॉमन हो गया, लघु गुण कॉमन हो गया। और पित्त में और कफ में 2 गुण कॉमन हो गए। क्या गुण हो गए कॉमन, स्नेह गुण, सास्नेह, है ना। तो कुछ गुण कॉमन हो जाते हैं जी, तो कॉमन हो गए। तो इसमें अभी देखिए क्या है, पित्त के चौथा गुण क्या है, लघु गुण है। इसका अभिप्राय हल्का होता है। जब पित्त का लघु गुण शरीर में बढ़ता है तो शरीर को दुबला पतला करके कमजोर करता है, यानी शरीर को कमजोर बनाता है और कफ को घटाता है। यानी कि लघुता आई है, यानी कि शरीर में पित्त बढ़ा, यानी कि कफ घट गया है। बात को बढ़ाता है, लघुता यानी कि बात को बढ़ाने वाला,
पित्त को भी बढ़ाने वाला और बात को विशेष रूप से बढ़ाने वाला। और लघुता आएगी तो लघुता के बारे में हमने बहुत डिटेल से बात के क्या है कि क्लास में किया था, जहाँ पे हमने बात का टॉपिक ले रहे थे। बात का लघु गुण के बारे में देखिएगा, किस प्रकार से मल को और बल को घटा करके शरीर को हल्का करके कमजोरी पैदा करता है, और कब्ज पैदा करता है, कमजोरी पैदा करता है, और भी क्या क्या पैदा करता है समस्या, वो सब जो है बात के लघु गुण में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पूरी डिटेल से जानकारी दिया गया है। तो अभी फिर भी मैं बता देता हूँ कि लघुता के कारण क्या होगा, मल और बल घट जाएगा जी। इससे शरीर हल्का रहेगा, शरीर में लघुता उत्पन्न होगी, शरीर हल्का लगेगा, और इस कारण से आपका मन भी क्या है कि हल्का होगा, क्या है कि विचारशील होगा। मतलब क्या है कि आपका जो है मन हमेशा जो है चलता रहेगा, है ना। और इस प्रकार से जैसे क्या है कि शरीर जो है हल्का होने के कारण शरीर जो है आपका जो अस्थिर मतलब कहीं भी आप अस्थिर नहीं रहेंगे, है ना, लघुता के कारण ये है। तो पित्त के लघु गुण की चिकित्सा क्या है, तो लघुता की चिकित्सा मैंने बताया था कि आपको जो है 2 पॉइंट याद रखना है। देखिए बात में तो सीधा क्या है, दीपन पाचन थोड़ा करना है, यानी कि पाचन को स्ट्रॉन्ग करना है, और स्निग्धता वाली मधुरता वाली औषधियाँ देनी है। और यहाँ पे क्या करना है, समझना है, पित्त में समझना है कि यदि शरीर में पित्त के लघु गुण बढ़ा है और उसका बढ़ने के कारण उष्णता और तीक्ष्णता है, कारण अगर उष्णता और तीक्ष्णता है तो पहले हम उष्णता और तीक्ष्णता का से चिकित्सा करेंगे, और अग्नि का बल अच्छा करके दूध, घी, मिश्री, शतावरी और रजत शिलाजीत का प्रयोग करवाएंगे। कहेंगे भाई जी ये शिलाजीत का प्रयोग करवाएंगे, गर्मी नहीं बढ़ जाएगी। तो देखिए जी, शिलाजीत कई प्रकार के होता है, 4 प्रकार के मुख्यतः होता है शिलाजीत जी। एक होता है स्वर्ण शिलाजीत, दूसरा होता है रजत शिलाजीत, तीसरा होता है ताम्र शिलाजीत, और चौथा होता है लौह शिलाजीत। हमने ऐसा भी शिलाजीत का सेवन किया है और कराया है अपने रोगी को ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में 250 mg सुबह और शाम, यानी कि 500 mg, उससे भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा जी। और हमने ऐसा भी शिलाजीत का सेवन करवाया जो हेमंत ऋतु में करवाया, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में करवाया, जो कड़ाके की ठंड पड़ती थी। तो रात को सोते समय जब लेता था आदमी तो पसीना आ जाता था, और जो कंबल और जो भी ओढ़ना बिछौना सबको जो है हटाना पड़ता था, इतनी ज़्यादा जो है गर्म होता है शिलाजीत। और एक शिलाजीत ऐसा होता है जी जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जो गर्मी में भी लेने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पसीना भी नहीं आता है, सोच सकते हैं। तो शिलाजीत जो है योगवाही है। कैसा है शिलाजीत जी, तो योगवाही है। तो ऐसा मत समझना कि हमारी तो प्रकृति पित्त की है, शिलाजीत कैसे ले सकते हैं। आप रजत शिलाजीत लीजिए, आप जो है गोखरू और विजयसार, ठीक है, ऐसे जड़ी बूटियों की भावना दे करके जो दवाई बनाई गई है, जो औषधि बनाई गई है, जो शिलाजीत बनाई गई है, उसका सेवन कर सकते हैं गर्मी में भी, और बाकी तो इस ऋतु में भी कर ही सकते हैं, है ना। तो रजत शिलाजीत उसमें से आता है, कभी भी आपको जो है गर्मी नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता है गर्मी, गर्मी में भी लेने पे आपको गर्म नहीं करेगा। और यदि खास करके इसमें भावना गोखरू का पड़ गया, या फिर विजयसार का आ गया, या फिर ठंडी तासीर का, जितने भी दूब का है, दूब का पड़ गया, है ना, या फिर आपको शतावरी का पड़ गया, या फिर कौंच के बीज का पड़ गया, इस प्रकार से जितने भी मधुर रस का औषधियाँ है जी, यदि क्या है इसकी भावना पड़ गई है तो शिलाजीत ठंडा हो जाएगा, और आपको ग्रीष्म ऋतु में भी ठंड ही करेगा, है ना, गर्म नहीं करेगा। तो ये तो प्रयोग करा हुआ है, आप निश्चित रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्म होनी चाहिए ये रजत शिलाजीत है या फिर इसकी भावना दी गई है ठंडी जड़ी बूटियों की, शतावरी की। तो हमें यहाँ पे पित्त के लघु गुण की चिकित्सा के लिए, क्योंकि उष्णता और तीक्ष्णता के कारण आई है, तो हमें कभी भी ताम्र शिलाजीत या लौह शिलाजीत प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये गर्म होता है जी। या फिर ऐसे जड़ी बूटी की भावना दे करके जो शिलाजीत बनाई गई है उसका सेवन नहीं करना है। हमें जब भी करना है तो रजत शिलाजीत और शतावरी, मुलेठी, है ना, और आपका जो है आंवला, है ना, जो ठंडी जड़ी बूटी है इसकी भावना दे करके जो बनाई गई है, ऐसे शिलाजीत का, शतावरी का, मिश्री का, दूध और घी का सेवन करना है। इससे पित्त का उष्ण गुण
तीक्ष्ण गुण नष्ट होकर के आपका जो है वात के और पित्त के और वात का भी, है ना, लघु गुण का चिकित्सा हो जाएगा। आगे पढ़िए। पित्त का 5वां गुण विशद गुण। पित्त का 5वां गुण विशद गुण। जो गुण शरीर में दोष, धातु, मल तथा स्रोतों में स्थित मल, द्रव्य, स्नेहास को हटाकर निर्मलता यानी कि साफ स्वच्छता उत्पन्न करता है, उसे विशद गुण कहते हैं। यह गुण वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, महाभूत प्रदान होता है। लौकिक भाषा में विशद गुण का अर्थ निर्मल स्वच्छता से जानते हैं। यह कफ शामक, वात एवं पित्तवर्धक होता है। यह लेखन किसी भी चीज को खरोच कर हटाने वाला होता है। वर्ण रोपण त्वचा को अच्छा बनाना तथा क्लेदक आम को हटाना एवं बल हानि एवं आदि कम करता है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, पित्त का 5वां गुण है, आज 5वां गुण पढ़ेंगे विशद गुण। तो विशद गुण मतलब क्या होता है जी, पहले समझिए। पहले दिन के क्लास में मैंने बताया था पित्त के विशद गुण होता है, यानी कि क्लियरनेस। अब आए समझ में, ये विशद संस्कृत वर्ड है ना, तो इसे समझना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको बताया क्लियरनेस। अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियरनेस मतलब होता है जी निर्मल स्वच्छता, यानी कि बिल्कुल साफ, है ना। तो विशद गुण का मतलब होता है जी जो साफ है जी, है ना। इसे क्या कहते हैं लौकिक भाषा में? विशद गुण का अर्थ निर्मल स्वच्छता से जानते हैं। यह कफ शामक होता है, वात और पित्तवर्धक होता है। ठीक है, तो विशद गुण शरीर में दोष, धातु या मल, ठीक है, सभी दोष धातु मल को स्रोतों में स्थित मल, द्रव या स्नेहांश को हटा देता है, यानी कि क्लेद को, यानी क्लेद यानी कि क्या? क्लेद मतलब होता है कि आपके शरीर में जो आम है उसको हटा देगा। और वर्ण रोपण यानी कि त्वचा को भी अच्छा करता है, क्योंकि विशद का मतलब होता है साफ, यानी कि आपके शरीर में जो भी रूखा सूखापन होगा या फिर जो भी खुरदरापन होगा, है ना, इस प्रकार से, तो इसको साफ करेगा, है ना। और क्लेद आम को हटाएगा, बल हानि आदि का काम करता है। और यह लेखन का कार्य करता है। लेखन मतलब लिखने का कार्य करता है। क्या लेखन मतलब होता है? किसी भी चीज को खरोच कर, है ना, किसी भी चीज को खुरच कर हटाने वाला होता है। जैसे जब क्या है कि आपके कोई भी बर्तन में क्या होता है जी, बर्तन में कुछ ऐसा चीज जम जाता है, फिर आप उसे क्या करते हैं? खुरचन, या फिर आप दूध गर्म करते हैं कढ़ावनी में, है ना, मिट्टी के पात्र में जब आप दूध गर्म करते हैं तो मलाई यानी कि जो फैट होता है वो उसमें कुछ परसेंट मतलब कुछ क्या है कि कढ़ावनी में जम जाता है। फिर हम क्या करते हैं? खुरचन लाते हैं और ये चम्मच से क्या करते हैं? खुरचते हैं। तो खुरचने को ही लेखन कहते हैं जी। तो हमें समझना है, ये संस्कृत का वर्ड है। लेखन मतलब होता है किसी भी चीज़ को खुरच कर जो निकालते हैं, इसे हम एक शब्द में आयुर्वेद में लेखन कहते हैं। तो कोई भी आज से नहीं कहेंगे कि लेखन का मतलब नहीं समझा। ये क्या होता है, लेखन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। खुरचने के वाले कार्य को हम लेखन कहते हैं। ठीक है जी। तो लेखन यदि किसी भी चीज़ को खुरच के हटाने वाला होता है। तो विशद गुण क्या? विशद गुण मतलब होता है कि वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। तो कहेगा वायु भी है, आकाश भी, पृथ्वी, ये क्या आपने बता दिया? तो बिल्कुल क्या है कि देखिए, किसी को भी हटाएगा निश्चित रूप से उसमें पृथ्वी महाभूत होगा, तभी तो हटा पाएगा। मान लीजिए कि कोई आपके सामने मोटा आ जाए और आप दुबले पतले हैं, क्या आप इसको हटा सकते हैं? ठेल कर हटा सकते हैं? नहीं, बल्कि भले आपको जो है अगला बंदा जो है फूंक मारेगा तो आप उड़ जाएंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बड़े बड़े राक्षस के सामने क्या होते थे कि छोटे मोटे मानव उड़ जाते हैं जी फूंकने पे। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसा बताते हैं, है ना, पहले के काल में होता होगा। तो यही बात है कि आकाश महाभूत है, वायु महाभूत है, ठीक है, लेकिन किसी को खुरच के हटा रहा है, निश्चित रूप से पृथ्वी महाभूत तो है ना। तो पृथ्वी महाभूत है जी, है ना। तो पित्त का विशद गुण का मतलब होता है निर्मल स्वच्छता।
और भी अगर इसको आसान भाषा में समझें तो बिल्कुल साफ सुथरा जी। धन्यवाद वैद्य शंभुनाथ जी, आपने और भी मतलब क्या इस प्रकार से आपको भी कोई कुछ भी समझ में आता है ना, तो आप निश्चित रूप से चैट बॉक्स में आइए और कमेंट कर दीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा जो है क्या है कि समझने में आसान हो जाए आपको भी, और आने वाले जितने भी क्या है कि स्टूडेंट है आयुर्वेद के सीखने वाले हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो क्या है कि अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, पढ़ने में। तो बिल्कुल साफ सुथरा। तो पित्त का 5वां गुण है विशुद्ध गुण, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा है जी। तो किसी को खुरच के हटाएगा तभी तो साफ सुथरा होगा, है ना। किसी को खुरच के हटाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका कढ़ावनी में दूध आपने गर्म किया कढ़ावनी में, और वो एक बार कढ़ावनी में दूध गर्म करने के बाद क्या है कि इसमें कुछ लग जाता है, दूध का अंश लग जाता है, तो इसे विशुद्ध गुण इसे कहेंगे। लेखन का कार्य करेंगे, यानी कि खुरच के हटाएंगे। बिल्कुल साफ सुथरा करना है तो खुरचना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से इस खुरचने के वाले कार्य को लेखन कहते हैं, और विशुद्ध गुण का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है जी, ये पित्त का गुण है। ठीक है, तो पित्त का विशुद्ध गुण युक्त समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या मतलब विशुद्ध गुण मतलब क्या? तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। आपका बर्तन, ठीक है जी, आपका बर्तन गंदा हो गया, है ना, किसी भी तेल से मसाला से, तो अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे सर्फ लेते हैं। क्या लेते हैं जी? सर्फ लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, नींबू से शक्ति, है ना, नींबू की शक्ति से भरपूर, है ना, ये साबुन, ये क्या है कि सर्फ, ऐसा कहते हैं ना। तो जो नींबू होता है समझिए विशुद्ध गुण होता है जी। या कहीं भी आपके चेहरे पे भी कोई चीज़ लग गई है, इस प्रकार से नींबू लेंगे और इसे खुरच देंगे, मतलब साफ करेंगे तो जल्दी साफ होगा, है ना, क्योंकि नींबू क्या होता है जी, ये विशुद्ध गुण प्रदान होता है ना। तो इस प्रकार से विशुद्ध गुण से, या फिर एल्कोहल भी क्या है जी, विशुद्ध गुण वाला होता है। बताया था ना कल कि ये जो है जो एल्कोहल होता है ये विशुद्ध गुण वाला होता है। कहाँ गया, देखिए मध्य के यानी कि शराब के 10वां गुण देखिए क्या है जी, है ना। पहला गुण तो पहला तीक्ष्ण है, उष्ण है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, अम्ल है, वैवाही है, आशुकारी है, लघु है, विकासी है और विशुद्ध है। आया समझ में? यानी कि एल्कोहल से भी आप अच्छे तरीके से सफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल का गुण है विशुद्ध गुण मतलब क्या है, जो साफ करता है, क्लीन करता है, बिल्कुल साफ सुथरा करता है। तो देखते होंगे कि एलोपैथी डॉक्टर जब सुई लगाते हैं तो सुई लगाने से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं कि स्प्रिट लेते हैं, रुई में भिगोते हैं, इस प्रकार से आपको जो है साफ करते हैं। क्यों करते हैं? पानी से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पानी का गुण क्या है जी, दूध से क्यों नहीं करते हैं? दूध भी तो साफ करता है, लेकिन ये जो है ज़्यादा साफ करता है। दूध में विशुद्ध गुण नहीं है, एल्कोहल में क्या है, विशुद्ध गुण है। इस कारण से देखते होंगे कि बहुत सारे चर्म रोग के केस में आप विशुद्ध गुण खदीरा रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खदीर जो है विशुद्ध गुण युक्त है ना। इसमें साफ करने की क्षमता है। जो आपके रक्त में कलेद है, आम है, इसको ठीक करता है, और वर्ण रोपण है, आपके त्वचा को अच्छा करता है। इस कारण से खदीरा यानी कि चर्म रोग में तो एक औषधि फेमस है जी, खदीरा। इससे कई सारी औषधि भी बनती है, खदीरा रिष्ठ भी बनती है, या फिर जितने भी कंपनियां हैं, जैसे साफी बना रहा है कोई रक्त शोधक बना रहा है काढ़ा, तो सब में खदीरा होता ही है, क्योंकि खदीरा क्या है, विशुद्ध गुण युक्त है। और ये नींबू भी इसी प्रकार से, कोई भी एल्कोहल और क्षार, कोई भी एल्कलाइन चीज़ें, ये क्या करता है, साफ करता है। तो इस प्रकार से आज का जो है अपना पित्त का 5 गुण जो है कंप्लीट हो गया है। 2-3 गुण और बच गए हैं, कल कंप्लीट करेंगे। फिर हम जो है पित्त के 40 रोग के बारे में, पित्त वर्धक आहार विहार के बारे में, और पित्त के सभी भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं अभी चैट बॉक्स पढ़ता हूँ क्या क्या आप लोग का प्रश्न आया है, मैं देख लेता हूँ। गुरुजी, ये जो अर्टिकारिया बोलते हैं ना, पित्ती उछलती है, शीत पित्ती,
ये क्या होता है? हाँ, पित्त का उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, है ना। बिल्कुल जो आपने बताया ना ये रोग, तो ये जो पित्त का उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण बढ़ने के कारण हो गया। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले तो क्या है कि संभव है तो इसमें लघु विरेचन करवाएं। पित्त के सबसे अच्छा चिकित्सा है जी विरेचन। अगर आप अपने जीवन में पित्त की चिकित्सा कराते कराते थक गए हैं, एक बार बस विरेचन करवा लीजिए। मतलब क्या है कि पूरा अंदरूनी अंग शोधन हो जाएगा, 2 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। जैसे ही विरेचन कराने के लिए हम स्नेहपान करवाते हैं पंचतीर्थ का, तब उसका पूरा, जैसे कोई भी एक्जिमा है, सोराइसिस है, या फिर कोई भी रोग ऐसा है, या मुंह में छाले पड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे शोधन होकर के ठीक हो जाते हैं। देखिए आपका प्रश्न आया है जी कि आचार्य मनोज जी का आया है प्रश्न कि आचार्य जी क्षीर पाक विधि बताएं। बताएंगे क्षीर पाक विधि, क्योंकि आज का समय हो गया है, तो आज पित्त से संबंधित। मैं भी भृंगराज तेल बनाता हूँ, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल लाभ मिलता है जब हम क्या है कि सही विधि से, शास्त्रोक्त विधि से हम तेल बनाते हैं। आगे मैं तेल बनाने का विधि भी बताऊँगा। क्या है आगे आया है कि होम्योपैथी में हमारे आयुर्वेद की औषधियों का यूज किया जाता है, सिर्फ नाम जर्मन होते हैं जी। बिल्कुल सही कहा आपने चौहान जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर उद्धव सेकले जी कहा कौन बीज को कैसे शुद्ध किया जाता है, तो मैं बताऊंगा। इसे दूध में शुद्ध किया जाता है, ये शॉर्ट में मैं बताता हूँ। दूध में मतलब क्या है कि 1 लीटर दूध लेना है, 4 लीटर पानी लेना है, या 5-6 लीटर भी ले सकते हैं, 4 लीटर वैसे ठीक है। और उसमें आपको 1 kg जो है या आधा kg आपको कौन का बीज डाल देना है, और उसको आपको कम से कम 6-7 घंटा पकाना है धीमी आंच पे। जब पानी उड़ जाएगा, केवल दूध बचेगा, फिर वो दूध को फेंक भी देना है, किसी जानवर को मत देना। और इसके बाद जो है, जो कौन के बीज के ऊपर एक छिलका रहेगा, लेयर रहेगा, वो निकल जाएगा, है ना, और अंदर के गिरी बचेगा, उसे आप धूप में सुखा लेना, शुद्ध हो जाएगा, इस्तेमाल करिए। गोपाल जी का कहना है कि कौन का बीज गर्म होता है जी, प्रमाण दीजिए। नहीं होता है गर्म। कौन का बीज, भागवत ऋषि ने भाव प्रकाश निघंटू में कौन के बीज को उत्तम पित्तनाशक द्रव्य बताया है जी। बताइए आपके दिमाग में किसने भर दिया कौन का बीज गर्म होता है? हैं? आप हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिला था कि आपको यूट्यूब से ज्ञान मिला था? आप हमें अभी बताइए, क्योंकि रोकना बहुत जरूरी है, गलत प्रचार को रोकना बहुत जरूरी है जी। बताइए किसने आपको ये बताया था, कहाँ से आपको जानकारी मिली? हम आपको गलत नहीं कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ जी। अभी आप हैं क्लास में? गुरुजी ये सब द्रव्य गुण में क्लियर हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी। जब मैं जड़ी बूटी के परिचय बताऊंगा तो मैं कम से कम 100 इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी के बारे में बताने पा रहा हूँ, जो जिसके बारे में आपको भ्रम भी होगा, है ना, भ्रम फैलाई गई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे अभी मैंने शिलाजीत के बारे में बताया ना कि गर्म होता है, मैंने अभी आपको साबित कर दिया ठंडा होता है ना। फिर इसी प्रकार से अभी देखिए साबित हो रहा है कि अभी किसी, गोपाल जी आप बताइए, अभी आप क्लास में नहीं है क्या? हाँ क्लास में, बताइए बताइए आपको ज्ञान कहाँ से मिला था? ये जानकारी, ज्ञान नहीं इसे कहेंगे, ये जानकारी आपको कहाँ से मिला था? अनम्यूट करिए, बताइए। चलिए आप बता देना जी। तो ये जानकारी बिल्कुल गलत है। आप अष्टांग हृदय में, है ना, आप जा कर के शोधन आदि गण संग्रह में यहाँ पे वातनाशक द्रव्य, पित्तनाशक द्रव्य और कफनाशक द्रव्य की चर्चा की गई है जी। उसमें से तीसरा या चौथा नंबर में कौंच का बीज का वर्णन किया गया है। तो कौंच का बीज ठंडा होता है जी, और शुद्ध कर लें तब तो बिल्कुल ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है। तभी तो हम क्या है कि शुक्रवर्धक, देखिए हम क्या करते हैं, कौंच का बीज कहाँ प्रयोग करते हैं जी? तो बाजीकरण औषधियों में प्रयोग करते हैं। अच्छा बताइए, कोई भी औषधि उष्णता होगा, तीक्ष्ण होगा, तो क्या आपके स्पर्म काउंट बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। लेकिन भागवत ने, ऋषि मुनियों ने तो क्या कहा है पता, कि यदि किसी का स्पर्म काउंट 0 हो गया है तो कौंच का बीज का खीर बना के खाओ, उसका बढ़ेगा, क्योंकि ये तासीर में ठंडा होता है और ये शुक्र उत्पादक होता है। इस प्रकार से बताया गया है जी। तो इस प्रकार से क्या है कि ये ठंडा होता है। और क्या प्रश्न है जी? आप लोग का अनम्यूट करके रख सकते हैं अभी। खैर को क्या कहते हैं? खैर को खदीरा कहते हैं। खदीरा यानी कि कत्था नहीं जी,
खदीरा यानी कि कत्था नहीं, खैर सार अलग है। जो आपको कत्था मिलता है ना वो आपको गलत है जी, है ना। कत्था बनाया जाता है खदीर से, लेकिन प्रोसेस सही नहीं है ना। हाँ, स्पिरिट में विशद गुण होता है, खैर को कत्था नहीं कह सकते हैं, है ना। खैर एक लकड़ी होती है और खैर को जैसे गिलोय सत निकालते हैं, इसी प्रकार से उस लकड़ी से, खदीर की लकड़ी से जब हम सार निकालते हैं इससे कहते हैं खैर सार, या कत्था भी बोल सकते हैं। लेकिन आज के कत्था सही नहीं है। खदीर यानी कि कत्था जो पान में लगाते हैं, नहीं। कत्था जो है तो खदीर से बनना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ और से बन रहा है, तो कैसे होगा, सही नहीं है ना। सही। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके रख सकते हैं जी। गुरुजी मैं आर्टिका का पूछा था। हाँ जी परवीन जी, आप बताइए। शीत पित्ती का पूछा था, अर्टिकारिया का, ये क्या होता है? मतलब ये शीत पित्ती, हाँ, इसका सिंपल अर्टिकारिया, देखिए ये क्या होता है अर्टिकेरिया, कि इसका जो है पित्त का उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण बढ़ गया है। बस यहीं पे आपको, अगर बहुत लंबे टाइम से है नहीं ठीक हो रहा है, आपको बस स्नेहन करवा करके और आपको विरेचन करवा देना है। स्नेहन स्वेदन करवा करके विरेचन करवा देना है। एक लघु विरेचन लेने से आपका ये रोग ठीक हो जाता है जी। हम तो यही ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी यदि आपको कुछ चाहिए औषधि तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक पंचतिक्त काढ़ा, और अगर बात भी है तो पंचतिक्त घृत का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। बाकी तमाम औषधियाँ हैं, बहुत सारी औषधियाँ मैं बता दूंगा आगे की क्लास में। और कोई प्रश्न? बार बार आ रहा, तो वो भी होगा क्या? क्या जी? पेशेंट का जो है ना गॉल ब्लैडर निकाला हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, और पित्ती है ना कई साल से रोज हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो समस्या है ना। ऑपरेशन हो गया है गॉल ब्लैडर, तो फिर तो इसे पंचकर्मा भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो इसके लिए तो समन औषधियाँ ही चलेगा जी। फिर पित्त के लिए जो चंदन आसव है, चंद्र प्रभा बट्टी है, रोगवर्धनी बट्टी है, तो पित्त शामक औषधि ही देना पड़ेगा। कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि समस्या बढ़ गई। हाँ जी संदीप कुमार। हम कह रहे हैं कि जैसे, हेलो। हाँ जी संदीप जी। गुरु जी, एक बच्चा है, उसको मतलब 2-3 साल से ये जो है शीत पित्त वाला लक्षण है, जैसे चकत्ते निकलते हैं, बैठते निकलते बैठते हैं, तो उसका मतलब क्या बढ़ा हुआ है, कैसे वो खत्म होगा? पित्त का उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, तो यहाँ पे खास करके शरद ऋतु अभी चल रहा है, तो बहुत बढ़िया समय है। पंच तिक्त नाम की एक औषधि होती है, इसमें 5 औषधियाँ हैं जी। नीम है, गिलोय है, अड़ूसा है, कंठकारी है और पटोल पत्र है। पांचों को बराबर मात्रा में ले लीजिए, 100-100 ग्राम, ठीक है। और उसे घी के साथ सिद्ध कर दीजिए। अगर बात है तो घी के साथ दीजिएगा। अगर केवल पित्त है तो उसका काढ़ा बना के दीजिए। निश्चित रूप से जो है शोधन हो जाता है जो उस पित्त का। अभी इसी समय में परमानेंट, मतलब अब मान के लिए कल भी निकला, जैसे परसों भी निकलता है, जहाँ निकलता वो पूरा स्किन जो टाइट हो जाती है और मतलब जलन होता है, उसमें तो खुजली जलन भी हो रहा होती है है। ना, तो आप इसको उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण समझिए और इसको घी के साथ दीजिए। तो पंच तिक्त घृत आप इसका सेवन करवा दीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ जी नीतू जी, आपका प्रश्न क्या है? गुरुजी इसके लिए गुरुजी शीत पित्त के लिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं, मैंने 2-3 लोगों को ठीक किया था। ठीक है बता दीजिए। हाँ देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे सरसों के तेल में प्याज का रस और खाने वाला सोडा और थोड़ा सा कपूर मिक्स करके और बच्चे के शरीर पे मालिश कर दीजिए आप। जो चकत्ते निकले हुए हैं वो बैठ जाएंगे और खुजली भी शांत हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो आपने नुस्खा बताया या फिर जो भी ट्रीटमेंट बताया, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए इनको समझने में। ठीक है जी। तो आपका कोई प्रश्न है जी? नीतू जी करके कोई है? नीतू सावली जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि पित्त का उष्ण गुण बढ़ेगा तो सरसों का तेल मना है, लेकिन बाकी दूसरा तेल ले सकते हैं ना? हाँ सरसों का तेल मना है, मूंगफली का तेल। देखिए गुरुजी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। शीत पित्त यानी सर्द
सर्द गर्म का चक्कर पड़ा है बच्चे के शरीर में, है कि नहीं, तो तभी जाके शीत पित्ती उछलती है। तो ये दोनों चीज, सरसों का तेल, प्याज का रस, देखो प्याज ठंडा रहता है, सरसों का तेल गर्म है, और खाने वाला सोडा वो भी ठंडा है, और जो ये डालते कपूर वो भी ठंडा है। तो गर्म और ठंडा दोनों को अपन को ठंडा ज्यादा करना है, गर्मी को शांत करना है। तो इसके लिए अच्छा ठीक है ठीक है। तो नहीं, इनका जो प्रश्न था अलग है, नीतू जी का, सावले जी का, नीतू सावले जी का। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है आपका, फिर से आपका क्या प्रश्न था, फिर से करिए। पित्त का उष्ण गुण में आपने बताया कि तेल बंद करवा देते हैं। हाँ, सरसों का, वो सरसों को बंद करवाते हैं, लेकिन बाकी तेल ले सकते हैं ना, सूर्यफूल का, सोयाबीन और मूंगफली तेल। ठीक है। देखिए, पित्त के उष्ण गुण के लिए आपको सरसों का तेल बंद करना है, मूंगफली का भी तेल बंद करना है, क्योंकि मूंगफली का तेल भी गर्म होता है, तो मूंगफली का भी बंद करना है। सोयाबीन के बारे में हमारा कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन सोयाबीन का भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप इसमें तो केवल और केवल नारियल का तेल इस्तेमाल करिए या गाय का घी इस्तेमाल करिए जी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सूर्यफूल का, सूर्यमुखी, अच्छा सनफ्लावर भी उष्ण होता है। मैं कल देख के बताऊंगा, ठीक है, ग्रुप में डालूंगा इसके बारे में, सनफ्लावर के बारे में और सोयाबीन के बारे में। ठीक है जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक अच्छा लंबा हो गया, और अपना जो है 5 के पित्त गुणों के बारे में भी 5 गुण हमने क्लियर कर लिया है, और आगे जो है 2-3 गुण बच गए हैं, इसकी हम कल डिटेल करेंगे। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड अब तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। और बाकी क्या है कि अपना ये अष्टांग हृदय क्लास 2 महीना से लगातार चल रहा है ना, और 2 महीना पूरने वाला है। तो जो भी साथी अभी तक जो है अगस्त महीने से जो जुड़े हैं, या फिर सितंबर महीने से जुड़े हैं, तो सबने डोनेशन फी भेजा है, और जिसने नहीं भेजा है वो भेज देना है सभी को, क्योंकि हम किसी को इसके लिए बाध्य नहीं करते हैं कि आप हमें 5 तारीख से पहले भेजिए, 10 तारीख से पहले भेजिए। ये ऐसा नहीं अपना क्लास है, अपना उद्देश्य भी ये नहीं है, हाँ ना। अपना उद्देश्य है कि क्योंकि सभी जो है अपना जो है अलग अलग जो है सबकी स्थिति है ना, परिस्थिति है, तो इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन मैं बोल रहा हूँ कि सभी को जो है 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, ठीक है, क्या है कि प्रत्येक महीने का डोनेशन फी भेजते रहना है जी, ठीक है जी, 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, ताकि जो है मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं हो। चूँकि आज 26 तारीख हो गया, तो हमने देखा है कि अभी 10 से 15 लोगों का नहीं आया है, तो इसलिए मैं बोल दिया। बाकी क्या है कि आपको बहुत टाइम मिला है, मतलब बहुत समय मिलता है 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। और दूसरी बात, जो भी साथी 20 तारीख के बाद जुड़ते हैं, है ना, तो इनके लिए क्या है कि ऐसा रहेगा कंडीशन कि ज़रूरी नहीं है कि महीना पूरे तो ही क्लास ज्वाइन करें, ऐसा कोई बात नहीं है। आप 10 दिन 5 दिन तो डेमो क्लास लीजिए, और आप जो है अगले महीने के लिए जो है डोनेशन फी भेजना है जी, ठीक है जी। तो और बाकी जिसने भी भेजा है, तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है तो भेज देना, ताकि जो है कोई भी दिक्कत ना आए जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।